गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। सावित्री ने जब कलम उठाई तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आज की महिलाओं में हम देखते हैं कि कलम हो, किताब हो या फिर माइक हो, सब कुछ आज हमारे हाथ में है और सुनना और सुनाना दोनों कार्य कर रहे हैं। आज सावित्री की एक ऐसी बेटी हमारे साथ है जो एक सिंगर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैशाली माड़े इनकी। इनके बारे में शायद ही आपको कुछ बताने की ज़रूरत हो, क्योंकि ये चेहरा तो आप पहचानते ही हैं। सारेगामापा मराठी हो या पूरे इंडिया लेवल का, दोनों में अव्वल आकर देश का नाम, महाराष्ट्र का नाम इन्होंने रोशन किया है और कई सारे गीत अब तक गाए हैं। वैसे लेटेस्ट बताने जाओ तो बाजीराव मस्तानी का पिंगा सॉन्ग भी आपने सुना होगा, जो इन्होंने श्रेया घोषाल इनके साथ गाया है। तो आइए स्वागत करते हैं इनका हमारे स्टूडियो में और आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आवाज़ इंडिया के सारे प्रेक्षकों को मेरा सबसे पहले बहुत बहुत बड़ा जय भीम। मैम, आप इतने शिखर पर पहुंची है और गीत गाते हुए, आपने गुनगुनाते हुए आपकी ज़िंदगी जो अब तक चल रही है, ये काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ है। काफ़ी सारे लोग आपको पहचानते हैं, टीवी हो या स्टेज हो, हर जगह आपको देखते हैं। लेकिन ये वैशाली तैयार कहाँ से हुई? क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? आपका बचपन कैसे गया है? आपके माता पिता, आपका घर परिवार, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। वैसे तो सारी दुनिया को, सारी इंडिया को, सारे महाराष्ट्र को मेरी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें पता है, क्योंकि जैसे मैंने जिस तरह से मैं सारेगामा में आई हूँ या जिस तरह से मेरा सफ़र रहा है इस दौरान का, तो हर वो संगीत का चाहने वाला, हर वो संगीत को पसंद करने वाला जो बंदा है, उसने मुझे देखा है, उसने मुझे सुना है और उसने खुद को मुझ में देखा है। काफ़ी सारी लड़कियों ने ऐसा लगता है, काफ़ी सारी लड़कियों को कि मुझ में एक वैशाली है, या इनको वो खुद को अब मुझ में देखते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो लोगों को इतना एक कोरिलेशन लोगों का मेरे से हो जाता है कि वो एक हर किसी ने मुझे, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा प्यार मुझे सारे देश दुनिया से मिला है। जी, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन कैसे रहा है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, घर परिवार कैसा था? आप अमरावती के एक छोटे से गांव से हैं, तो हम अमरावती में इस वक्त चलना चाहेंगे। एक्चुअली अमरावती ज़िले में एक खारतड़े गांव करके मेरा एक छोटा सा गांव है, तो बहुत मतलब 1000-1200 के लोग संख्या में लोग वहाँ पे रहते हैं। और जैसे कि सब लोगों को पता है कि हम गांव के बाहर हम लोगों का एक छोटा सा घर था, और जहाँ पे जन्म हुआ मेरा, और माँ बाप भी मतलब थे तो किसान ही, कोई जी हमारे घर में कोई ऐसा कुछ बिजनेस नहीं था या कोई व्यापार नहीं था। हमारे घर में मम्मी भी छोटे से परिवार से थी। बहुत ही मुश्किल से हम लोग 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। ऐसे वक्त में एक जैसे उम्र के 5 साल तक, 6 साल तक, जो आपको पता कब चला कि आप में ये गुण है? क्या घर पे कोई और गाता था परिवार से? पापा मेरे गाते थे और वो सिखाते थे बचपन में। जब छोटी थी तो एक बार मैंने उनको सुनाया कि ये ऐसा, बचपन में जब दिया, लाइट वगैरह नहीं थी, तो हम लोग दिया जला के गाना वाना करते बैठते थे। स्कूल में तो मूड सेट होता था। एक हाँ, हर रोज़ मम्मी खेत में से आती थी, पापा आते थे खेत में से, और फिर आके हम लोग शाम में ऐसे बैठते थे। कुछ नहीं होता था, मम्मी खाना बनाते रहती थी और फिर हम लोग बैठते थे 2-3 भाई। और पापा को 2-3 गाने कुछ याद थे, वो भजन में गाते थे। वो भजन अभी भी शायद गाते हैं, प्रबोधनात्मक गीत। हाँ, तो वो ऐसे गाते रहते थे, तो मैं वो सुन के थोड़ा सा एक होता था। तो उनको एक बार मैंने गाना सुनाया कि मुझे गाना है। एक चाहत और पैशन जो कहते हैं, वो तभी से शायद थी। और उन्होंने सुना, फिर उनको अच्छा लगा। फिर वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में मुझे कहीं 2-3 जगह लेके गए। 5-6 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में होंगी। तो जो कोई भी गाना सुनता था मेरा, वो बहुत ही मुझे प्यार करने लगता था और एक अजीब सा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाता था। जिसको भी गाना। बचपन में आपने कभी स्कूल में परफॉर्मेंस किया है?
स्कूल में मैंने काफ़ी वक्त मुझे मौका मिला था। लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त मतलब छुट्टी का दिन है ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में गांव में अभी भी लोग 15 अगस्त को 26 जनवरी को स्कूल में अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये एक मौका होता था, एक मौका था, लेकिन वो एक डर भी बड़ा रहता था। कई मन ही मन में लगता था कि यार स्कूल में मुझे ना बुलाए। एक मुझे एक अंदर से ही कुछ मतलब जन्म से ही पता नहीं है क्या एक फीलिंग थी कि मैं चाहती थी कि मैं हमेशा जब भी गाऊँ तो सुर का साज मेरे साथ हो, बिना साज में मैं नहीं गाऊँ। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों को गाने के लिए ऐसे तुम गाओ तो गाना पड़ता था, तो वो एक मौका भी था। और तो फिल्मी गीतों से ही आपकी शुरुआत हुई थी या आपके पिताजी की तरह? पिताजी की तरह फिल्मी गाने ही गाते थे वो भी, लेकिन वो उसमें फिल्मों के गानों के तर्ज पे कुछ गाने ऐसे बना के वो हम लोग सीखते थे और फिर वो वही गाने हम लोग गाते थे। तो वही एक शुरुआत थी मेरे लाइफ में। मैंने पहला गाना जो भी गाया था वो था फिल्म का ही गाना था, हिना फिल्म का। कोई सुना चाहेंगे कि पहला गाना आपको अभी याद है? हाँ, अभी याद है। ऐसा सब पहला गाना हम लोग बोलते हैं ना कि बड़े हो जाते हैं तो इस बचपन की जो यादें हैं वो और ज़्यादा ताज़ा हो जाती है, और जितना उम्र दराज जितना बढ़ता है हम लोगों का, जितने हम लोग एज की ज़्यादा उम्र में चले जाते हैं, उतना ज़्यादा हम बचपन को याद करते रहते हैं और बचपन की यादें ज़्यादा बढ़ती है तो यादें वो पक्की हो जाती है। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे कि सबसे पहला गाना आपका कौन सा था जिससे शुरुआत हुई? वही गाना मैं सबको सुनाती हूँ। मैं हूँ खुश रंगहीना प्यारी, खुश रंगहीना जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना। मैं हूँ खुश रंगहीना प्यारी, खुश रंगहीना। बहुत बहुत खूबसूरत ये प्यारी हिना और ये प्यारी सी आवाज़ हम आगे भी सुनते रहेंगे। ये तो शुरुआत थी, लेकिन आगे वैशाली जी किस तरह से आगे बढ़ी, अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कैसे की, 2008 में सारेगामा में क्या हुआ, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हम बेटियां सावित्री की, हम बेटियां सावित्री की। ये लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है, आप कार्यक्रम देख रहे हैं हम बेटियां सावित्री की। हमारे साथ इस वक्त है वैशाली माड़े जी, जिनके साथ बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। वैशाली जी, शुरुआत आपने हिना के सॉन्ग से की, उसके बाद आपको जैसे घर और गांव से बाहर निकल के बहुत बड़ी दुनिया आपको देखने मिली। मुंबई में आप आई, आपने सारेगामा में पार्टिसिपेट किया और एक करियर आपका सेट हो गया और उसके बाद आपको जाना जाने लगा एक सिंगर के नाम से। तो ये सफ़र कैसे रहा, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, सारेगामा पा के कुछ अनुभव आप हमसे शेयर करें, ऐसा हम चाहेंगे। जिस तरह से आपके प्रोग्राम का नाम ही है हम बेटियां सावित्री की जी, तो वो नाम ही इतना एक जोश फुल नाम है कि मैं ये कहती हूँ कि हम जो सावित्री की बेटियां हैं वो हम एक तो सीखते हैं जी या फिर जीतते हैं, हारते कभी नहीं हैं हम लोग। तो ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशन मेरे लाइफ में सारेगामा के दौरान आई है और जैसे ही एंट्री मिली मैं तो आई थी कुछ और मकसद से मुंबई में, लेकिन पता नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। बचपन में एक पैशन बड़ा था मुझे। आप क्या सोच कर आई थी मुंबई? कुछ भी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे सिंगर बनने के लिए मुंबई में आ रही हूँ या मुझे सिंगर बनना है इसलिए मुझे ट्राई करना है या यहाँ पे आके मुझे बड़ी सिंगर बनना है, ये ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। बस मैं चली आई, मुझे लग गया कि मुझे आना है, बस मैंने आई। तो यहाँ पर आपका परिवार से कोई रहता था? कोई नहीं रहता था मेरा मुंबई में, मैं अकेली हूँ, मेरा इधर कोई रिलेटिव नहीं था। तो ये एक बड़ा डिसीजन था ना, अपने एक विदर्भ के गांव से निकल के सीधा मुंबई जाना, वो भी बिना सोचे समझे।
हाँ, ये बहुत ही लाइफ का मेरे बहुत बड़ा डिसीजन था, ब्रेव डिसीजन था। और यहाँ पे आके एक तो हम लोग इतने से छोटे से माहौल में रहते हैं जहाँ पे इतना सिक्योर माहौल होता है। गांव में भी बहुत ही सेफ और मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा माहौल होता है। यहाँ पे आई तो पूरा एकदम ग्लैमरस इंडिया मैंने पहली बार मुंबई में देखा। और यहाँ पे आके जिस तरह से मैंने शुरुआत की, छोटे मोटे प्रोग्राम्स में करती थी, छोटे मोटे प्रोग्राम्स में मुझे गाने को बुलाते थे लोग। फिर अचानक से मैंने ऑडिशंस भी देना शुरू कर दिया। ऑडिशंस में लकीली मैं सिलेक्ट हो गई, और उसके पहले तो 2-3 बार मैं मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था। अच्छा, मतलब पहले भी आप ऑडिशंस दे चुके हाँ, थे? पहले ऑडिशंस में दे चुकी थी, और लकीली इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेरा एटलीस्ट लोग गाना तो चैनल पे सुनेंगे। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी देन चैनल का वो ग्लैमर एंड ऑल दैट थिंग्स। तो ऐसा था कि जिस तरह से वहाँ पे ग्रूमिंग होता है, वहाँ पे ग्रूमिंग जिस तरह से मिला, एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तुम्हारे गाने में तुम कैसे हो, तुमको तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, उसके हिसाब से तुमको गाना गाने को मिलता है, जिस तरह से मुझे सारेगामा में मिला। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी तक सीमित ना रखते हुए एक वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर जानते हैं सब लोग। हाँ, वैसे तो एक वर्सेटाइल मुझे अच्छा लगता है कि हर फॉर्म्स में गाना, हर फॉर्म्स को एटलीस्ट आप अपने आप में वो देख तो सकते हो कि तुम गा पाते हो या नहीं गाते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम कोई गाना गाने के लिए लेते हो तो वो सक्सेसफुल 100% तुम गा ही पाओ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं गाऊँ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। वो उसके लिए आप ट्राई करते हो, उसके लिए आप गले का एक मॉड्यूलेशन होता है, एक अलग अलग ढंग से उसको आपको प्रेजेंट करना होता है, उस तरह से तुम अपने आप को प्रिपेयर करते हो। वो सबसे बड़ी बात होती है। आपको एक सक्सेसफुल लेडी के तौर पे हम देखते हैं, एक सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर देखते हैं, लेकिन मुश्किलें क्या आई आपको कभी? मुश्किलें ऐसा है, मैं तो मुश्किलों से भरा मेरा लाइफ है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो मुझे कभी मिली नहीं है। काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद मैं सारेगामा जीती, मराठी वाला जीतने के बाद 2008 में मैं सारेगामा जीती। उसके बाद मुझे हिंदी में चांस मिला था, बट आई वॉज प्रेग्नेंट फॉर 9 months, और वो चांस भी जाने वाला था मेरे हाथ से कि तभी उनका ऑडिशन चल रहा था, और तभी वो ऑन एयर सारेगामा आया। एंड दे सेड कि अगर आपको नहीं आना है तो आप छोड़ दो। तो मैंने कहा मैं मेरे लाइफ का सवाल है, मैं कैसे छोड़ दूँ। तो मैंने कहा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, दैट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माय लाइफ व्हिच हैज़ गिवन मी इंटरनेशनल आइडेंटिटी। सो ये इतना बड़ा चांस मैं छोड़ भी नहीं सकती थी और जा भी नहीं पा रही थी। तो इस मतलब प्रॉब्लम में उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 महीने का मोहलत दे दो, बस मैं 1 महीने में आपके डिलीवरी करने के बाद तुरंत मैं आ जाती हूँ। हिम्मत तो बड़ी थी मेरे में, अभी भी है। मैं बहुत सावित्री की बेटी हूँ, डर तो नहीं सकती किसी से, और डरती भी नहीं हूँ। तो एक बड़ी हिम्मत से मैंने जून से मैंने जुलाई मांग लिया। सोशल प्रेशर्स का कोई दूसरी दिक्कतें नहीं, फैमिली सपोर्ट था, हस्बैंड सपोर्ट था? ऐसा नहीं था, फैमिली का कोई इशू नहीं रहा था कभी कि उन्होंने हमेशा आपको मतलब मोटिवेट किया है? मोटिवेट काफ़ी मुझे फैमिली से मिला है, क्योंकि हर इंसान को ज़रूरी होता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ रहे। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी कि फैमिली वाले मेरे साथ थे। और जैसे 8 जुलाई में मैंने टाइम मांग लिया, फिर बच्चा हुआ, और 8वें दिन मैं सारेगामा के सेट पे गई थी। तो दैट वाज वेरी टफ टाइम टू सर्वाइव, बिकॉज मेरी 8 दिन की बेटी थी। 8 दिन की बेटी को मैं उसको ऐसे उठा के शूटिंग पे लेके जाती थी, और उसको ग्रीन रूम में बिठा के मैं मेरा गाना करती थी। फिर उसको 2-2 घंटे में आके उसको फीड करके जाना, एक मतलब एक स्त्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका बच्चा संभालना, उसका करियर संभालना, वो दोनों तरफ से वो चल रहा था मेरा बैलेंस, कि ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी अभी काफी बड़ी हो गई होगी। अभी कितने साल की? वो अभी 8 साल की 8 साल। तो क्या आपने उसको गाना सिखाया? वो सीख रही है गाना, सीख रही है। तो यहाँ ब्रेक से पहले मैं चाहूंगी कि आपने अपनी बेटी को कौन सा गाना सिखाया जो आपको याद होगा कि ये उसका फेवरेट है? उसको वो आप एक बार हमें गा के बताएं। मैंने काफी गाने सिखाए हैं और काफी वो सीख भी रही है। अभी उसको
बहुत सारे गाने याद भी है जी। अंताक्षरी में तो उसको कोई हरा नहीं सकता, इतने सारे गाने उसको पुराने सारे उसको याद होते हैं। तो हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी उससे भी आगे जाए, तो मैं भी चाहती हूँ वो भी जो भी सीखे, जो भी करे वो मेरे से बेहतर ही करे। उसको एक गाना मैंने सिखाया था, वही उसकी 4 लाइनें गाती हूँ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। दिल करता है यहाँ पर ब्रेक ही ना लूँ, बस गाने सुनते जाऊँ, लेकिन ऐसा करते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बस मैं गाने सुनती हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत बड़ा गाना मेरे लाइफ का है पिंगा, बिकॉज इट हैज़ काफ़ी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ऑफ द ईयर आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये गाना सब लोगों को पसंद आया था इस साल। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। वैशाली जी जैसे एक कम्युनिटी से आती है जिसे हमेशा ही भारत में पिछड़ी समझा जाता है, जिसे मेरिट नहीं ऐसा समझा जाता है, लेकिन आपने कला के क्षेत्र में अपना मेरिट प्रूव किया है और आप आज भी समाज का हाथ आपने छोड़ा नहीं है। आज भी आप समाज को प्रबोधन कर सके ऐसे गीत गाती है और कई सारे लाइव कॉन्सर्ट्स ऐसे होते हैं। तो क्या उद्देश्य होता है आपका इसके पीछे? मुझे मेरा जो लाइफ रहा है, जो मैंने बचपन में देखा है, जो मैंने बचपन में सीखा है, तो मेरे विचारों में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में उनको पढ़ा है। उनके काफ़ी सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं, उनके काफ़ी सारे भाषण मैंने उनके पढ़े हैं, उनकी पूरा बायोग्राफी मैंने पढ़ी है। यानी सिंगिंग के अलावा तो रीडिंग भी आपकी हॉबी है? ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बड़े बाबा साहब के बारे में पढ़ना, बाबा साहब के बारे में पढ़ना, और भी काफ़ी जो लीजेंड्स है उनके बारे में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्पेशली जब काफ़ी टाइम जब मैंने उनका पूरा ये पढ़ा, तो मुझे एक लाइफ में होता है ना कि एक स्ट्रगल करने की जो इंस्पायर्ड जो होते हैं आप, कई एक चीज़ तुमको चाहिए होती है। एक तो हमारे लाइफ में कभी हमारे गुरुजी होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे मम्मी होते हैं, हमारे फादर होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे फादर जैसा वो उनके बुक्स ने मुझे एक इंस्पायर्ड किया है। सो वी कैन से द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो मेरी शुरुआत जो है, मैं हमेशा मेरे सारे इंटरव्यूज़ में ऐसे बोलती रहती हूँ कि जब मैंने शुरू किया पढ़ना, तब मुझे ऐसा लगा कि इफ दिस इज़ माई लाइफ आई कैन चेंज इट, इफ़ आई एम सर्वाइविंग दिस इन दिस वे विद दिस पीपल, देन मुझे अगर इस तरह से अगर मैं मतलब जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू में जन्मा हूँ लेकिन मरूंगा मैं हिंदू नहीं जी। तो इस तरह से मैं जिस तरह से मैं खुद की सोच एक बदल गई थी कि जिस फैमिली में जिस लोगों के बीच मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं इस माहौल में, इस घर में, इस गरीबी में मैं मरूंगी नहीं। तब भी मैंने सोच लिया था कि ये सब जो लाइफ है मेरी, ये आई विल हैव टू चेंज, मुझे चेंज करना है और मैं चेंज करके रहूंगी। और ये जो होती है ना कि एक बिल्कुल सक्सेसफुली आपने अपनी लाइफ तो चेंज की, लेकिन अब इस वक्त जो पे बैक टू द सोसाइटी होता है, जो समाज को बदलने के लिए आप किस तरह से योगदान दे रही है, वो हम जानना चाहेंगे। काफ़ी सारे मेरा खुद का इंस्टीट्यूशंस है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मेरा प्रोडक्शन है, उसके थ्रू मैं काफ़ी सारे शोज़ करती हूँ बाबा साहब आम्बेडकर के प्रबोधनात्मक। सारे देश भर में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है शोज़ करती हूँ मैं। बुद्ध जयंती के काफ़ी शोज़ करती हूँ, और मेरे लोगों के बीच जाके उनके साथ मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, और उनको मेरे साथ
लाना या मेरे साथ गाने के लिए या मेरे साथ होने के लिए उनको तैयार करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ लोगों को एक बहुत गर्व महसूस होता है और लोगों में एक अपनापन होता है कि ये मेरी है। और ये बहुत कम लोगों को मिलता है, ऐसा मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो बड़े बन के भी उनको जितने लोकल, जितने सीधे लोगों के पास जाते हो या जहाँ जहाँ एक अपनापन महसूस होता है। जहाँ भी छोटे छोटे गाँव में मैं जाती हूँ, छोटे छोटे घरों में मैं लोगों से मिलती हूँ, लोग कहते हैं कि बड़ी तुम तो हो गई, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम सेलिब्रिटी बन गई हो, तुम बड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है। जी। कोई कहता है। तो इस वक्त काफी अमरावती और हिंगन घाट यहाँ पर आपका आना जाना होता है? अमरावती में तो काफ़ी टाइम होता है, हिंगन घाट में बीच बीच में आना जाना उतना नहीं होता, लेकिन काफ़ी टाइम में जाके आती हूँ वहाँ पे। आखिर क्या होता है कि आखिर में हमारा घर तो घर होता है। हम ये मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मेरा काम है, लेकिन मेरी जन्मभूमि, मेरी धर्म भूमि मैं समझती हूँ कि मेरा नागपुर है, अमरावती है, विदर्भ है। बिल्कुल मैम, लास्ट में पूछना चाहूँगी कि हर एक महिला को, जो महिला ही नहीं, हर एक व्यक्ति जो आज शिखरों पर पहुंचा है, उनका कितना इम्पोर्टेंस है अपने समाज के लिए कुछ करना। ये एक अपील आप हमारे दर्शकों के सामने रखिए, मैं चाहती हूँ। सहमत हूँ आपके बात से, और बहुत मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान या अपने आप में जो वो एक प्रोग्रेस करता है, एक बड़ा बनता जाता है या प्रगति करता है, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो फिर चाहे एजुकेशन हो या कोई और चीज़ हो, तो वो अपनी तरफ से जितना हो सके वो कोशिश ज़रूर करे। क्योंकि हमारे लोगों को साथ में लेके चले तभी हमारे सारे समाज की प्रगति होगी। ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को सिखाया है, और यही प्रेरणा लेके हमने सब लोगों को संभालना चाहिए। हम सब लोगों को एक साथ मिलके चलना चाहिए, एक दूसरे का हाथ थाम के चलना चाहिए। और अगर इसी तरह से हम लोगों को एकजुट होके सब साथ रहे, तो मुझे लगता है कि हमारा सारा देश, सारे जितने भी एक कहा जाता है कि हमारे है जो पिछड़े लोग हैं, हर दफ़ा बोलते हैं कि ये जो दलित वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ सालों में अगर इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम लोग पिछड़े हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा अपील था, और मुझे लगता है कि सच में सभी दर्शक ये सुनकर एक इंस्पिरेशन उन्हें भी मिलेगा। और यहाँ पर वक्त होता है इस कार्यक्रम को, इस बातचीत को ख़त्म करने का, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि महाराष्ट्र की जनता से कुछ मराठी में अगर आप कहना चाहें, और एक भीम गीत हो जाए। हाँ ज़रूर जी। मेरा सबसे पसंदीदा जो गाना है वो मेरे भीम गीत के सारे जो गाने हैं, मैं खुद काफ़ी सारे मेरे एल्बम्स आ चुके हैं, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरे पास एक बहुत एक अच्छा ज़रिया है कि बाबा साहब भी कहते थे कि कविवर वामन दादा को कि मैं 10 बार भाषण दे दूं और ये एक बार गाना गा दे। अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस तरह से गाने में 100 भाषणों के बराबर होता है। तो इस तरह से मेरे पास एक बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा एक माध्यम है कि मैं लोगों को इतने जल्दी अपना बना लेती हूँ। एक गाने का या ये एक बहुत एक प्लस पॉइंट होता है कि जो भी सुनता है, जो अपना मानने लगता है उस वक्त से। तो एक वही इसीलिए मैं बाबा साहब के काफ़ी सारे गाने गाती हूँ, हर जगह मुझे जाती हूँ तो एक मौका मिलता है। तो वही एक 2-3 गाने हैं, उसमें से एक गाना आपको सुनाती हूँ। क ख ग घ ग म प न, क ख ग घ ग म प न, शिकून झाली बाराखडी। क ख ग घ ग म प न, शिकून झाली बाराखडी। भीमाची लेकमी लाखात एकमी, शिकाया चालली ABCD। भीमाची लेकमी लाखात एकमी, शिकाया चालली ABCD। भीमा तुझीच मेहरबानी, झाले खुळ्याची आज मिशानी। भीमा तुझीच मेहरबानी, झाले खुळ्याची आज मिशानी। दिले पंखात बळ, आता दूर नाही आभाळ। सूर्याची शेकोटी चंद्राच्या
पेटी कराया भीमान दिली होडी सूर्याची शेकोटी चंद्राच्या पेटी कराया भीमान दिली होडी भीमाची लेकमी लाखात एकमी शिकाया चालली ABCD। ये बहुत महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर गाना है, काफी मीनिंगफुल है। ये एक इंस्पिरेशन है, एक जैसे बाबा साहब है ने भी कहा था कि इंग्लिश को भी हमें प्रावधान देना चाहिए, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और दिखता है कि वक्त के साथ अगर आगे चलना है तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत है, और यही इंस्पिरेशन इस गाने से हमें मिलता है। एक अंत में हिंदी में भीम गीत, और उसके बाद हम यहाँ से विदा लेंगे। भोर भये जब पहली किरणें पहले देखे भीम, भोर भये जब पहली किरणें पहले देखे भीम, उसकी बूंदे चमके चहके पंछी कहते भीम, बोलो भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ये यूँ कहेंगे कि मेरी तृष्णा या मेरी लालसा है कि मुझे 2 गाने सुनने के बाद और गाना सुनने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन वक्त तो यहाँ होता है यहाँ से जाने का। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, और मिलेंगे सावित्री के अगले एपिसोड में। जाते जाते पिंगा जो गीत है, जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और जो लेटेस्ट है, जो वैशाली जी ने गाया है, वो सुनते हम विदा लेते हैं। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो हाँ, लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद, के बाजे धुन झम झम झमाक झा, तो नाचे मन छम छम छमाक छा, के बाजे धुन झम झम झमाक झा, तो नाचे मन छम छम छमाक छा। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा।